तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। हाँ हेलो। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर। तो आपको जो जितने भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वैसे फ्रेम जो रोटेट करे, जिनके पास खुद का एक्सेलरेशन, वो सारे फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको सवाल बनाना है, न्यूटन को लगाना है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जितने भी रियल फोर्स है वो तो लगाने ही होंगे, उसके अलावा एक स्यूडो फोर्स भी लगाना होगा। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा ये लिफ्ट जैसा बॉक्स है, बड़ा सा लिफ्ट जैसा एक बॉक्स है ना, काफी बड़ा होगा। और मान लो ये पूरा का पूरा बॉक्स हवा में ऐसे बांध दिया गया है और ये घूम रहा है गोल गोल। इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब ये गोल घूम रहा है, ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी तो गोल घूमेगा। ये घूम रहा है इसके अंदर, ये बाहर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा ये भी घूम रहा है। भले इसका घूमने का सर्कल ऐसा कुछ बनेगा तो इसका रेडियस ये वाला भी रहेगा, है ना। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है अगर आप समझिएगा ध्यान से सुनिए। ये बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, इसका वेट लग रहा है mg, नॉर्मल लग रहा है n। अभी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात। तो आप गौर कीजिए कि आप भी जाके इसी बॉक्स में बैठ गए। तो आप कौन से फ्रेम में बैठ गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाते हैं, इसका मास m है, तो आपको जितने भी रियल फोर्स है उस फोर्स के अलावा एक स्यूडो फोर्स लगाना होता है। और स्यूडो फोर्स कितना लगाते हैं जरा सोच के बताइए। जिस पे लगा रहे हैं उसका मास और जिस पे बैठे हैं उसका एक्सेलरेशन। तो आप जिस पे बैठे हैं असल में वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और जब कोई सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और उसका वैल्यू होता है या तो वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। इतने दिन से हम पढ़ा रहे, इतना तो बुद्धि हो गया ना। वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस समय इस पे स्यूडो फोर्स कितना लगेगा? तो इसका मास m और जिस पे बैठे हैं उसका एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? m आर ओमेगा स्क्वायर। और किधर लगता है बताओ तो स्यूडो फोर्स? तो जिसमें बैठे हैं उसके एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। तो जिसमें बैठे हैं उसमें तो सेंटर क्यों लगता है, तो स्यूडो फोर्स जस्ट अपोजिट इधर लग जाएगा। वैल्यू जाएगा m आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ और नहीं बल्कि स्यूडो फोर्स का ही एग्जांपल है, ये रियल फोर्स नहीं है। ये हम कब लगाते हैं? जब किसी नॉन इनर्शियल बॉडी में जाके हम खुद बैठ गए, जैसे अभी न्यूमेरिकल बना रहे थे कटोरा वाला। अगर ये कटोरा वाला बॉक्स था, आप भी कटोरा में ही जाके बैठ जाते ना, तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त आपको ये आपको आप बैठे हैं तो आपको ये मूव करते हुए नहीं दिखेगा। जैसे आप इसी के अंदर बैठ गए तो आप ये भी स्थिर दिखेगा, आप भी स्थिर दिखोगे। चलता तो गाड़ी में बैठते हैं तो बगल का सीट का आदमी थोड़ी आपको जाते हुए दिखाई देता है, आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। लेकिन उस केस में आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ता है, सेंट्रीपिटल तो दिखता नहीं है। ठीक उसी तरह से अभी जो सवाल बनाया था उसमें हम इधर लगाते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की ओर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का स्यूडो फोर्स है। ये तभी लगता है जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं और इसका डायरेक्शन बिल्कुल सेंटर के जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होता है। या तो एम वी स्क्वायर बाई आर बोलो या एम आर ओमेगा स्क्वायर बोलो। तो लिखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फोर्स। इट is an example of pseudo force. It is an example of pseudo force. It always acts, बल्कि ऐसा कोई फोर्स है नहीं जो एक्ट वो हम लगाते हैं इसको। It always acts in a non-inertial rotating frame. लिख रहे हैं, it is an example of pseudo force. It always acts in a non-inertial rotating frame. It always acts in a non-inertial rotating frame. आज सर्कुलर मोशन का अंतिम चैप्टर क्लास है, तो इसमें अजीब अजीब ही चीज होगा। हम मानते हैं बहुत लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, अगर ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे लोग को हम बोल रहे हैं थोड़ा दिमाग लगाइए, हमसे बात कीजिए अगर आप पहले से नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो। लेकिन जो पहले से रेगुलर क्लास कर रहे फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तब ये चिंता की बात है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फोर्स लिख लीजिए। इट ऑलवेज एक्ट्स इन अ नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम लिख लिए। फिर नीचे लिखिएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स।
the magnitude of centrifugal force is same as centripetal force. The magnitude of centrifugal force is same as centripetal force, but its direction is just opposite to it. But its direction is just opposite to it. That is away from the center. But its direction is just opposite to it. That is away from the center. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कोई न्यूमेरिकल तभी बनाओगे जब कोई रोटेटिंग फ्रेम में भी कोई चीज घूम रहा है, चल रहा है, तो आपको टेंशन हो जाएगा बाहर से देखने में कि खुद वो भी रोटेट कर रहा है, उसके अंदर भी वो आदमी नाच रहा है, तो टेंशन होगा। उससे अच्छा जो चीज रोटेट कर रहा है उसी में जाके हम बैठ गए। अब हमको आदमी सीधे सीधे दिखेगा कि भाई इसको बनाना है सवाल में, तो आसान पड़ता है। तो सेंट्रीफ्यूगल या स्यूडो फोर्स से सवाल बनाना आसान पड़ता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर। आप चाहें तो इस डिफिनेशन के नीचे ये डायग्राम बना सकते हैं। ये डायग्राम ऐसे ही झूठ मूठ का ही है, लेकिन कम से कम समझ तो आया कुछ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सवाल सेंट्रीफ्यूगल से बन रहा है वो सेंट्रीपिटल से ना बने, नहीं, उससे भी बनेगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल से आसान होता है। जैसे देखिए हम लोग कुछ सवाल देखने जा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में फिर से समझा दिए एक बार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के जस्ट अपोजिट लगता है। ये तभी लगेगा जब आप खुद उस रोटेटिंग फ्रेम में जाके बैठ जाए, जो चीज रोटेट कर रहा है उसी में आप बैठ गए हैं अगर, यानी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं, तो ही लगता है। ठीक है, अगले दिन से नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। इम्पल्स पहले खींच देंगे, सोच रहे हैं, वो भी छूटा हुआ है क्योंकि। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे सवाल के ऊपर। जिनका भी पहला दिन है प्लीज हमसे बात करेंगे अलग से कि हम लोग को भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसे अभी एक मैसेज आया, अच्छी बात है, वैसे ही बताइएगा तब तो। किसी ने हाथ रेज किया है, किसने भाई, क्या नाम है, हर्षित राज ने हाथ रेज किया है। आपका मैसेज देख लेते हैं। हर्षित का एग्जाम जो है कब पे खत्म हो गया, लेकिन एक फर्स्ट टर्म का छोटा सा एग्जाम स्कूल का देके हर्षित सोचा कि हम है सो बहुत बड़े एग्जाम दे लिए हैं, हमको पढ़ने से क्या मतलब है। उसका हर्षित क्लास ही रेगुलर नहीं कर रहा था। ये बहुत ही गलत बात है हर्षित। एक एग्जाम देके आप सोचते हैं कि जीवन का जंग जीत लिए हैं, तो उसका नुकसान आप झेलिए। अब कैसे देखिए, फिर सारा वीडियोज आपको देखना पड़ेगा हर्षित, तभी आप अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे नंबर 28, 29, 30 में से कोई भी एक देख सकते हैं, तीनों ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नंबर 30, अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, स्मूथ मतलब यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ केबिन which moves in a circle of large radius small r दिख रहा है आपको। A smooth pulley of small radius is, मतलब पुली बहुत छोटा है, is fastened to the table. Two masses m and 2m placed on the table are connected through a string going over the pulley. Initially the masses are held by a person with the string along the outward radius, and then the system is released from rest with respect to the cabin. Okay, find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string. Okay, केबिन के अंदर से सब कुछ बताना है और केबिन खुद घूम रहा है। तो आप ये सवाल एक बार पढ़ चुके हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 30। HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 30। आज का क्लास अगर आपको ना भी समझ में आया हो, बस थ्योरी समझ में आया हो, तो भी आपको बोर्ड लेवल पे कोई नुकसान नहीं है, चिंता ना करें। इतना टीचर आपको भी स्कूल में नहीं तंग करेंगे जितना कि आपको लग रहा है कि सवाल नहीं बन रहा, तो कोई दिक्कत की बात फिलहाल के लिए नहीं। बोर्ड लेवल में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये डायग्राम हम बना रहे हैं, स्क्रीन पे हम देख के जो बुक दिख रहा है हमको उसका। यहाँ पे एक पुल हम अभी आपको दिखाएंगे डायग्राम अच्छे से। स्क्रीन को हम स्क्रीन शेयर ऑफ करने वाले हैं। एक है M1, एक है M2, M1 M2। देखिए क्या कहता है ये सवाल, और अच्छे को सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग। स्क्रीन शेयर हम ऑफ करते हैं।
न्यूमेरिकल क्लास बहुत जानलेवा क्लास होता है, न्यूमेरिकल क्लास कहाँ क्यों समझ में आता है। वो क्या रहा है, इस सवाल को सिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल है, इस तरह से टेबल, ठीक है, ये टेबल है और इस टेबल पे यहाँ पे एक पुली बना हुआ है ऐसा, ये है पुली। देखो आप छिपकली समझिए अपने आप छिपकली है, आप छत पे चिपके हुए हैं, तो आप ऊपर से देख रहे हैं इसको, ऐसे है टेबल, घर में टेबल रखा हुआ रहता है ना खाने का, आप छिपकली है तो ऊपर से देखिए तो ये टॉप व्यू है उसका, ठीक है। ये टेबल पे यहाँ पे दो बॉक्स रखा हुआ है, देखो ऐसा, एक ये मास यहाँ लगा दिए, देखो यहाँ पे पुली है, पुली बना था, उस धागा में वो ये बंधा हुआ है और एक ये भी बंधा हुआ है, ठीक है, ऐसे बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, पुली भी फिक्स है और ये दोनों आगे पीछे हो सकता है पुली में, लेकिन ऐसे रखा हुआ तो आगे पीछे होगा नहीं, रुका हुआ है टेबल तो कैसे आगे पीछे हो जाएगा। टेबल आपका ऐसे है ना कि ऐसे है कि ये गिर जाएगा। फिर से समझा दिए आपको हम, टेबल आपका ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, देखा है, ये है टेबल, ऐसे ऐसे होता तो आपका, अगर टेबल पे पुल लगा के ऐसे टेबल रहता ना तो ये आराम से ऊपर नीचे हो जाता, देखो। लेकिन अगर हम टेबल ऐसे रखे, आप छिपकली बन के ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको कहाँ से कोई मास ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, नहीं। लेकिन हम क्या मनवाई, टेबल को लेकर नचाए, नचाए जोर से, देख रहे ओमेगा से, तो जोर से नचाइएगा, ऑब्वियस सी बात है जब कुछ ना कुछ उसको मिलेगा ही फोर्स, और इसके चलते पुली ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा, वो कैसे, कौन सा फोर्स मिल रहा है, टेंशन वेंशन या क्या फोर्स है जिसके चलते ये ऊपर नीचे होगा, तो उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो बताना है। लेकिन समझ रहे इसको ऐसे ले जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ रखे हैं, इसको जोर से घुमा देंगे तो ये ऑब्वियस सी बात, इसको फोर्स मिलेगा ही, ये किधर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके धागे में टेंशन क्या होगा, लेकिन सब कुछ बताना है टेबल के फ्रेम से, केबिन के फ्रेम से। तो हम जाके केबिन में बैठ गए, यानी हम कौन से फ्रेम में बैठ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसका वेट, वेट हम फोटो में नहीं दिखा रहे हैं, क्यों बताइए जरा सा, क्योंकि जैसे ये बॉक्स रखा हुआ है, आप छिपकली बन के देख रहे हैं, तो वेट नीचे क्यों लग रहा है और नॉर्मल ऊपर की ओर, यानी ये ऐसे है तो वेट अंदर क्यों लग रहा है और नॉर्मल बाहर की ओर, तो फोटो में कैसे बनाएंगे, ऐसे थोड़ी है, ये ऐसे रखा हुआ है, आपको टॉप व्यू दिख रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो वेट नीचे क्यों नॉर्मल ऊपर की ओर, तो यही चीज ऐसे है, वेट अंदर क्यों नॉर्मल बाहर की ओर, आपको टॉप व्यू दिख रहा है, टॉप व्यू ऊपर से देखिएगा तो वेट नीचे क्यों नॉर्मल ऊपर की ओर, है ना, ऐसे देख रहे हैं तो, लेकिन यहाँ डायग्राम तो नहीं दिखा पाएंगे, तो वेट और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है। मान लो कोई एक भाई एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ेगा तो एक ए से नीचे जाएगा, यही ना होगा। और शायद रेडियस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेक करने दो हमको, क्वेश्चन लिखा हुआ है मास m एंड 2m, कौन सा मास m है कौन सा 2m है ये तो नहीं बताया है, ये शायद m है, m1 इक्वल टू m और ये आपका 2m है, मान लो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ m1 m2 लिख रहे हैं, m1 इक्वल टू m है और m2 इक्वल टू 2m है। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हाँ रेडियस दिया हुआ है r, कैपिटल R, जिसमें घूमेगा जिस सर्कल में उसका रेडियस r है। तो इसमें ऑब्वियसली बात है टेंशन T, तो टेंशन T धागे में टेंशन लगाना हम सिखाए हैं, ऐसे सिखाया है। और जब कोई चीज इस तरह से आप केबिन के अंदर बैठ गए तो आपको इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना होगा, दोनों ही मास पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। इसमें कितना लगेगा m1 r ओमेगा स्क्वायर, इसमें कितना लगेगा m2 r ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सेंटर इधर है, सेंटर इधर, सेंटर का अपोजिट लग गया, कितना आसान, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, आप केबिन के अंदर से देखिएगा तो आपको ये घूमता हुआ नहीं नजर आ रहा है, आपको सेंट्रीफ्यूगल लगा दिए, इसका एक्सेलरेशन इधर तो इसका इधर, इस पे दो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल एमजी तो बैलेंस है, इस लाइन में दो फोर्स लग रहा है, एक टेंशन और एक एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इधर आ रहा है तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे फॉर m1, m1 के लिए लिखेंगे t माइनस m1 r ओमेगा स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखा आपको, इसके लिए उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब इसको बढ़ा लेंगे, तो फॉर m2 के लिए क्या लिखेंगे m2 r ओमेगा स्क्वायर माइनस t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो t से t कटेगा, m2 माइनस m1 कॉमन निकल जाएगा r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू में a, m2 के जगह पे 2m माइनस m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस m, m प्लस 2m जो भी है ये तो प्लस में ही है, इंटू में a,
तो यहाँ से बचेगा m, ये होगा 3m, तो r ओमेगा स्क्वायर बाई में 3, क्योंकि m कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू आपका आंसर। कितना आसान था। और a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको t का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो देख लो सेंट्रीफ्यूगल से बनाने में कितना आसानी से बन गया। एक टेंशन था, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, वेट और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था। इजी था कि नहीं, देख लीजिए। हम इसका फोटो आपको खींच के भेज देते हैं। हर्षित सेंट्रीपिटल फोर्स को ब्रीफ में नहीं, हर्षित सेंट्रीपिटल फोर्स चौथा क्लास या पांचवा क्लास लिए, तो ब्रीफ नहीं होता है। आपको YouTube पे जाके मेरे चैनल को आप देखिए, उसमें सारा वीडियो डाला हुआ है। आपको डर किससे लग रहा है, वीडियोस देखने से या क्या चीज से, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब हम वही सेम क्लास आपका छूट गया है तो आप उसको देख तो सकते हैं YouTube पे जाके। इतना तो हम आपको छूट दिए हुए कि आराम से देखिए। अगर आपका क्लास छूटा है, आपको अब जाके होता है कि हमको पढ़ना चाहिए, एक फर्स्ट टर्म से क्या होता है तो पढ़ना चाहिए। तो देखिए एग्जाम के एक दिन बाद एक दिन मस्ती होता है, 2 दिन मस्ती होता है, महीनों भर का मस्ती तो हम पहली बार देख रहे हैं। खैर वो भी सिंपल एग्जाम के लिए। हाँ हर्षित, आप हाथ नहीं रेज कर सकते हैं, हम यहाँ पे आप मैसेज जवाब दीजिएगा। देखिए आप जब तक रेगुलर थे हम सब स्टूडेंट को मानते रहे, जो रेगुलर नहीं रहता फिर उसके बाद हमको अच्छा नहीं लगता कि बच्चा रेगुलर नहीं है, तो फिर हम उसके लिए हम भी अवेलेबल नहीं है। जिस दिन से आप रेगुलर हो जाइएगा फिर हम अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, रेगुलर रहना है और यूट्यूब पे जाके सारा कुछ देखना है। फोटो भेज दे रहे हैं, इसको देख लीजिए आप। बोलने का मौका बिल्कुल क्लास में हम सबको देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तब कुछ प्रॉब्लम था तो कोई बात नहीं, तब सॉरी रहेगा भाई। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कोई बात नहीं। तो आज आपको ये समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी नॉर्मल सवाल है। जैसे आप एक क्वेश्चन आप देखो, जैसे ये सवाल स्क्रीन दिखा आपको। क्वेश्चन नंबर आप हमको बना के दिखाओगे 29 और 28। चलो पहले 28 ही बनाओ। होमवर्क में 28 29 यानी कि होमवर्क में आप सारा सवाल बना सकते हैं। सर्कुलर मोशन पे बहुत लोग कहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आया है, ऑब्वियस सी बात है। न्यूमेरिकल इसका हम बहुत इजी जी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा ट्राई करवाए कि फॉर्मूला बेस्ड हो, सीधे सीधे बन जाए। क्योंकि हमको बताया ना आज हम कि अंतिम चैप्टर तक हमको जाना है, तो हमको कोशिश करना होगा। तो अभी सर्कुलर मोशन पे ही सवाल उठाने लगे एक से एक, तो इतना सवाल उठेगा कि ये पूरा साल हम लगा दे सर्कुलर मोशन पे, न्यूटन लॉ पे, है कि नहीं। मल्टीपल पुली करते जाए, पुली पे बॉक्स लगाते जाए, मोशन कंस्टेंट करते जाए, बहुत सवाल बन जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आपको सीखना सब कुछ है, तो इसीलिए हम लोग को समय को भी ध्यान रखते हुए काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के क्लास हम यही खत्म करते हैं, इसलिए क्योंकि बाकी आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ज्यादा परेशान नहीं। अब नया चैप्टर है सीधे, तो अब नया चैप्टर पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है।